प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को संत कबीर शिक्षण संस्थान ख्याली मैं अनुराग शर्मा की ओर से गुड मॉर्निंग, शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। प्रिय बच्चों, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 10 विषय सामाजिक आज 20 अप्रैल को जो कल अधूरा चैप्टर था, चैप्टर मैंने बताया था, वो चैप्टर था मौर्य वंश के बारे में। आज चैप्टर 2 गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्तकालीन इतिहास जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ काफी मजेदार, उसमें रोचक जानकारियां हैं। सभी छात्र छात्राएं ध्यान से सुनेंगे। गुप्त काल का इतिहास 6 शासकों के बीच निर्भर करता है। तो सबसे पहले जिस शासक ने गुप्त वंश की स्थापना की, गुप्त काल का इतिहास 275 से 550 ईस्वी तक चला है। 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त काल का शासन हमारे देश में भारत में रहा है। 275 ईस्वी में श्रीगुप्त नाम करके एक शासक, गुप्त वंश का शासक था, उसने इस वंश की स्थापना की। और ये श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना करने के बाद में इस वंश को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उत्तर भारत में और साम्राज्य का विस्तार किया। जब ये परिपूर्ण साम्राज्य बन गया तो इसका पहला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। जब गुप्त वंश परिपूर्ण हो गया तो पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 15 साल। 15 साल चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के शासक के रूप में काम किया। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा विराज की उपाधि प्रदान की। इसको एक पदवी मिली थी, महाराजा विराज। यानी पहले लोग राजा महाराजा को नहीं जानते थे। तो इससे पहले घटोत्कच को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। इसी वंश का था घटोत्कच नाम के शासक, उसको महाराज की उपाधि थी। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज विराज की पदवी दान की थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने एक महत्वपूर्ण काम और किया जो आपको बता देता हूं मैं। 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो आज गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखने वाली बच्चों, 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उस संवत को आज गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। वीके संवत, शक संवत और गुप्त संवत ये चलते हैं। 2076, 2078 ये संवतों के बारे में जानते होंगे जो गुप्त वंश के शासकों ने चालू किया था। इसके बाद में जो अगला शासक आया है वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और ये नदियों पे बैठा था 325 ईस्वी में और 380 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 325 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक कितने साल हो गए? लगभग 45 साल। 45 साल तक इसने युद्ध किया, अपने साम्राज्य को खूब बढ़ाया। और समुद्रगुप्त है, इसके खासियत और बता देता हूं आपको कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध किए कोई भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। जितने भी लड़ाइयां लड़ी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरे राजाओं को जीतने के लिए, दूसरे देश के राजाओं को अपना गुलाम बनाने के लिए, कोई भी युद्ध नहीं हारा।
ये समुद्रगुप्त की खासियत है। और जब कोई राजा, कोई शासक युद्ध नहीं हारता है तो वो एक यज्ञ करवाता है जिसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। वो समुद्रगुप्त ने करवाया। अश्वमेध यज्ञ होता है कि पूरा विश्व मेरे जैसा शक्तिशाली राजा कोई नहीं। तो ये काम कराया था समुद्रगुप्त ने, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तमाम राजाओं को जीत के अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कभी भी हारा नहीं। इसके बाद में ये संगीत का भी प्रेमी था। समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी भी है, लेकिन इसकी खासियत काफी है, उस टाइम के पुरातत्व विभाग के जो सिक्के हैं, गुप्त काल के जो सिक्के हैं, उनके ऊपर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए तस्वीर दिखाई गई। उस टाइम के तत्कालीन जो सिक्के थे, उन सिक्कों को आप देखोगे तो उसके ऊपर समुद्रगुप्त या गुप्त अन्य जो शासक बात गए हैं सबकी वीणा बजाते हैं। तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त है वो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद वैसे तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और इनके टाइम में चीनी यात्री फ्रान है वो भारत में आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उसने अपने पुस्तक में लिखा है, फ्रान की किताब मिल जाएगी, आप किसी भी होटल में जाओगे, किसी पुस्तकालय में जाओगे तो फ्रान जो है वो चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का प्रचार में भारत और अन्य देशों में गया। उसने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सी बातें लिखी। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले तो थे ये शासक, गुप्त वंश के शासक है, अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को उन्होंने आदर और सम्मान दिया है। इसके बाद में आगे जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। 325 से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने किया। 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो तृतीय बैठा 380 ईस्वी में, और 412 ईस्वी तक 412 ईस्वी तक राज किया इसने, तो लगभग 32 साल तक। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था कि विक्रमादित्य का नाम भी विक्रमादित्य, जिसके सीरियल टीवी में देखते होगा, अपने बुजुर्गों से कहानी में सुनते होंगे। वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि थी उसके पास। विक्रमादित्य, विक्रम जो होता है विश्व विजेता होता है, बड़ा वीर होता है, उसको विक्रमादित्य कहते हैं। वो उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली हुई थी। तो इसको अन्य नाम से जानेंगे, वो विक्रमादित्य के नाम से ये उपाधि मिली थी इसको। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, समुद्रगुप्त का पुत्र था कुमारगुप्त। इसको महेंद्र कुमार गुप्त भी बोलते हैं। ये 412 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक, यानी 412 ईस्वी में गद्दी में बैठा, 455 ईस्वी इसकी मृत्यु हो गई। तो कुमारगुप्त ने हमारे भारत को क्या देन दी, वो आज भी आप देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, बड़े गर्व के साथ लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना कर, उसका संस्थापक है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे देश विदेश अनेक कंट्रियों से, अनेक देशों से यहाँ जो है लोग हमारी शिक्षा पढ़ने के लिए आते हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी भाषा, इनका ध्यान रखते हैं। आज भी आप जाओगे कभी नालंदा विश्वविद्यालय में तो आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत से विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नालंदा विश्वविद्यालय इसका संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त को। इसके बाद में इसका जो अंतिम शासक था वह स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के 455 ईस्वी में मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त है 455 ईस्वी में गद्दी में बैठा और 467 ईस्वी तक राज किया। तो इन्हें गुप्त शासकों ने, स्कंदगुप्त ने जो करवाया वो सुदर्शन झील, जो मौर्य शासक, मैंने पहले चैप्टर बताया मौर्य शासक, चंद्रगुप्त मौर्य,